मटेरियल की जो लेंथ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर्स हो गई इसके ऊपर। तो अब ये 1.75 का मतलब क्या है, अब ये यहां से आएगी, अब इसने दूसरा टर्म स्टार्ट किया, दूसरा टर्म जब ये स्टार्ट किया तो ये यहां से लगभग जो ये H1 हिस्टोन है ये इसी लिंकर डीएनए पे प्रेजेंट होता है, यहां से लग रही है, बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव है। तो इसी ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता है किसका, क्रोमैटिन का। H1 हिस्टोन नेमिंग देखिए, H1 हिस्टोन, उसके बाद H2A हिस्टोन, देन थर्ड वन H2B हिस्टोन, फिर फोर्थ H3 हिस्टोन और फिफ्थ जो है H4 हिस्टोन। आप जुड़ गए हमारे साथ बायोटिक क्लासेस में, और बायोटिक क्लासेस में आज आपका एक बार फिर से वेलकम है। जैसा कि लास्ट चैप्टर में, लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। आज हम देखेंगे कि किस तरह से डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर पैक किया जाता है, किस तरह से डिफरेंट लेवल्स पे उसकी पैकिंग की जाती है ताकि वो बिल्कुल फिट आ जाए किस स्पेस में, न्यूक्लियस की स्पेस में, या जितनी भी जो सेल्स हैं उन स्पेसेस में किस तरह से डीएनए को अकोमोडेट किया जाता है। तो ये सब हम इस चीज में आज इस लेक्चर में देखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीएनए किन चीजों से बना, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है। जो उस न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हम जानते हैं बेस पेयर्स क्या होते हैं। बेस पेयर्स जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स है, या अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की दो अपोजिट स्ट्रैंड्स पे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, या दो अपोजिट प्रोटीनस बेसिस होती है, उनको हम बेस पेयर्स कहते हैं। अगर हम डीएनए की बात करें कि डीएनए की लेंथ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसको एकोमोडेट करने से, डीएनए को एकोमोडेट करने से पहले हमें उस डीएनए की उसकी लेंथ की जांच करना बहुत ही जरूरी है, उसके डायमेंशंस का पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम उसको एकोमोडेट करेंगे किसमें, विद इन द न्यूक्लियस। तो पहले जब हम बात करेंगे कि डीएनए की अगर हम बेस पेयर्स देखेंगे, अगर हम ये देखेंगे कि डीएनए की लेंथ कितनी होती है, तो उसको जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डीएनए में कितने बेस पेयर्स है, और विद इन द बेस पेयर्स और एडजेसेंट बेस पेयर्स के दरमियान डिस्टेंस कितनी होती है। अगर हम बेस पेयर्स की बात करें, अगर जो एडजेसेंट बेस पेयर्स है, जो डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट बेस पेयर्स है दैट इज 0.34 नैनोमीटर, जो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि दो एडजेसेंट जो बेस पेयर्स है, या हम दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होती है दैट इज 0.34 नैनोमीटर, यानी 0.34 × 10⁹ मीटर। और अगर हम उसी के साथ में अब हमें अगर पूरे डीएनए की लेंथ की अगर हम जांच करेंगे तो हमें यह पता होना चाहिए कि डीएनए में कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट है। तो जब हम डीएनए की लेंथ कैसे पता चलेगी, व्हेन वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ बेस पेयर्स विद द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट बेस पेयर्स। इस डीएनए में कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट है, और हर बेस पेयर जो एडजेसेंट बेस पेयर से उनके दरमियान कितनी डिस्टेंस है, तो भी जाके हमारे पास क्या निकल के आएगी, पूरे डीएनए की लेंथ निकल के सामने आ जाएगी। तो इस चीज को देखने के लिए तो जब हमें तो ये तो हम जानते हैं कि जो एडजेसेंट जो न्यूक्लियोटाइड्स है, बेस पेयर्स है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 0.34 नैनोमीटर। और एक डीएनए में अप्रोक्सीमेटली कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स अप्रोक्सीमेटली डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। तो जब हमने इसको मल्टीपल किया विद द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स, तो हमारे पास क्या निकल के आया, अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर्स। यानी डीएनए की जो लेंथ है, न्यूक्लियस में डीएनए की जो लेंथ है, जेनेटिक मटेरियल की जो लेंथ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर्स, जो कि एक सेल्यूलर लेवल पे एक बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है, एक बहुत ही ज्यादा लेंथ है। जिस सेल के डायमेंशंस बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही जिसको हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, इतनी माइन्यूट जिस सेल में किस तरह से 2.2 मीटर्स की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से एकोमोडेट किया जाता है, वो हम देखेंगे, वो जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है उसको एकोमोडेट करना, जो 2.2 मीटर्स है। 2.2 मीटर को किसमें एकोमोडेट करना है, सेल के न्यूक्लियस में। अगर हम सेल के न्यूक्लियस के डायमेंशन
डायमेंशंस देखें तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.2 रेज टू 10 रेज टू पावर -6 मीटर डायमेंशंस होते हैं किसके? न्यूक्लियस के, जो कि एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ, अगर हम डीएनए के साथ इसको कंपेयर करें, जो डीएनए के कंपैरिजन में 1000 to 1 लाख जो है 1 लाख टाइमर्स उससे कम स्पेस है, और उस कम स्पेस में किसको एकोमोडेट करना है? डीएनए को एकोमोडेट करना है। यानी एक बहुत ही जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है कि 2.2 मीटर जो डीएनए है उसको एकोमोडेट करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, 10 रेज टू पावर -6 मीटर जो स्पेस है उसमें एकोमोडेट करना है। ये एक बहुत ही मुश्किल और बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स चीज है जिसको हम पैकेजिंग, तो इसी के बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से डीएनए को, अब इसके लिए एक पूरा सिस्टम, पूरा एक कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम है, और उसको हम देखेंगे कि किस तरह से पैक किया जाता है इस 2.2 मीटर डीएनए को विद इन द न्यूक्लियस जिसका डायमेंशन 1000 to 1 लाख टाइम्स, जिसके डाइट्स का डायमेंशन इस डीएनए से बहुत ज्यादा कम है। तो जब हम पैकेजिंग की बात करते हैं कि किस तरह से इस डीएनए को पैक किया जाता है विद इन द न्यूक्लियस, तो उसको इस डीएनए को टू स्टेबलाइज, डीएनए को ऑर्गेनाइज करने के लिए या स्टेबलाइज करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? हमें एक किस्म के एक मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है, दोज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज हिस्टोन्स। Those molecules, those proteins are called as histones. हमें इस डीएनए को विद इन द न्यूक्लियस इसको अरेंज करने के लिए, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, और ये जिन प्रोटीन्स का नाम हिस्टोन प्रोटीन्स है, हिस्टोन प्रोटीन्स जो है ये हमें जरूरत लगते हैं, ये हमें मदद करते हैं डीएनए की पैकेजिंग के लिए। अब इन हिस्टोन्स का क्या नेचर है? अब ये हिस्टोन कैसे डीएनए को पैक करते हैं, डीएनए की पैकेजिंग करते हैं? अगर हम बात करें एक एग्जांपल के तौर पर, अगर हम बात करें एटम्स की बात अगर हम करेंगे, एटम्स में न्यूक्लियस होता है, एटम्स में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्जड होते हैं, और जो आउटर शेल्स होते हैं न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स होते हैं उनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स का नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और तो उन इलेक्ट्रॉन्स को इस एटम में कौन बनाए रखता है? दैट इज द फोर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ खींचता है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स। दैट मीन्स वहां पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं, और उसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन, वो जो एटम है उसमें स्टेबलाइजेशन आ जाती है, वो स्टेबल रहता है। उसमें दोनों चीजें रहती हैं, प्रोटॉन्स भी रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं। और वही चीज हमें सेल्स में देखने को मिलता है, हमें न्यूक्लियस में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से डीएनए को पैक किया जाता है न्यूक्लियस में। तो इसी तरह से हमें भी जो डीएनए है, डीएनए को पैक करने के लिए हमें भी एक किस्म का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिस तरह से आप फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे कि जो डिफरेंट नेचर, जो पॉजिटिव चार्जड आयन्स और नेगेटिव चार्जड आयन्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, जो फोर्स दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब वही चीज जो है वही चीज होती है हिस्टोन्स में। उसी हिस्टोन्स की वजह से ही जो है वो डीएनए की पैकिंग हो जाती है। तो उस चीज को पहले देखने से पहले हम हिस्टोन्स को जानने की कोशिश करेंगे। हिस्टोन्स क्या है? हिस्टोन्स प्रोटीन्स हैं। हिस्टोन्स आर प्रोटीन्स। जिनको ये प्रोटीन्स हैं, ये हम लास्ट लेक्चर में भी बता चुके हैं कि हिस्टोन्स क्या है। हिस्टोन्स आर ए टाइप ऑफ, ये एक किस्म के क्या होते हैं? प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं विद इन द न्यूक्लियस। अब ये जो हिस्टोन्स है, अब ये हिस्टोन्स जो है, जो कि एक प्रोटीन है, प्रोटीन किससे बना हुआ होता है? अमाइनो एसिड से।
जो हिस्टोन प्रोटीन है ये किससे बना है? दिस इज मेड अप ऑफ एमाइनो एसिड्स। जब एमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो प्रोटीन्स बनाते हैं। तो अब इस हिस्टोन का नेचर क्या है? अब इस हिस्टोन में कौन कौन सा प्रोटीन, इस हिस्टोन प्रोटीन में कौन से एमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं? एमाइनो एसिड्स कौन से प्रेजेंट होते हैं हिस्टोन्स में? तो इसमें प्रेजेंट होता है लाइसिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन और आर्जिनिन ऐसे दो एमाइनो एसिड्स हैं जो कि हिस्टोन प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम लाइसिन और आर्जिनिन की बात करें, ये दोनों क्या है? ये दोनों बेसिक प्रोटीन, बेसिक एमाइनो एसिड्स हैं। यानी इनका जो नेचर है ये बेसिक होते हैं, एसिडिक नहीं होते हैं। क्या होते हैं? ये बेसिक एमाइनो एसिड्स हैं, लाइसिन और आर्जिनिन। यही दो एमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। और अगर हम लाइसिन और आर्जिनिन की बात करें तो इन पे क्या, इन पे चार्जेस होते हैं। एमाइनो एसिड्स पे आप जानते होंगे कि जो बेसिक नेचर के जो बेसिक एमाइनो एसिड्स होते हैं उन पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्जड होते हैं। वो जो लाइसिन और आर्जिनिन है दे आर पॉजिटिवली चार्जड, दे आर पॉजिटिवली चार्जड। इन पे पॉजिटिव चार्जेस जो है इन पे प्रेजेंट होता है। किन पे? एमाइनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन पे पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस किसकी वजह से? क्योंकि इनमें अमाइनो ग्रुप, जब हम देखते हैं किसको, जब हम अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं, इनमें कार्बोक्सिलिक जो है ग्रुप प्रेजेंट होता है, इनमें अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। और कार्बोक्सिलिक की वजह से नेगेटिव चार्ज यानी एसिड होता है, और अमाइनो ग्रुप की वजह से पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि इनमें ज्यादा अमाइनो ग्रुप जो प्रेजेंट होते हैं तो उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज इन पे डेवलप होता है। उनकी वजह से ये जो लाइसिन और आर्जिनिन दो बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं उन दे आर पॉजिटिवली चार्जड। तो ये पॉजिटिवली चार्जड है, ठीक। और तो ये जो पॉजिटिवली चार्जड दो अमाइनो एसिड्स है वो क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्जड। तो तभी जब ये दो पॉजिटिवली चार्जड है जो ये मिलके बनाएंगे तो तभी वो भी जो स्ट्रक्चर जो वो भी जो मॉलिक्यूल होगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिवली चार्जड होगा। दैट इज व्हाई दिस हिस्टोन इज आल्सो पॉजिटिवली चार्जड। तो ये चीज आप ध्यान में रखें, जो हिस्टोन्स होते हैं, हिस्टोन्स आर आल्सो पॉजिटिवली चार्जड, ठीक। तो अब हिस्टोन्स की कितनी टाइप्स हैं? हिस्टोन्स जो है वो कितने प्रेजेंट होते हैं हमारे पास? हिस्टोन्स हमारे पास 5 तरह के होते हैं। हिस्टोन्स की अगर हम बात करें, हिस्टोन्स हमारे पास 5 किस्म के हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं। जो पहला है दैट इज H1 हिस्टोन। नेमिंग देखिए, H1 हिस्टोन, उसके बाद H2A हिस्टोन, देन थर्ड वन H2B हिस्टोन, फिर फोर्थ H3 हिस्टोन, और फिफ्थ जो है H4 हिस्टोन। यानी हमारे पास 5 तरह के हिस्टोन प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज H1 हिस्टोन, सेकंड इज H2A हिस्टोन, थर्ड वन इज H2B हिस्टोन, और H3 हिस्टोन एंड H4 हिस्टोन। और ये सारे के सारे हिस्टोन दे आर पॉजिटिवली चार्जड। इनके पास नेगेटिव चार्ज होगा, इनके पास नेगेटिव चार्ज और इनके पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, क्योंकि हर अमाइनो एसिड में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। लेकिन ये ज्यादा शो करते हैं पॉजिटिवली चार्जड ये होते हैं अमाइनो एसिड्स, ये हिस्टोन्स, और इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी 5 तरह के हमारे पास जो है हिस्टोन्स होते हैं। तो अब ये हिस्टोन्स हमने बात की, अब ये जो हिस्टोन्स है इनकी क्या फंक्शन है? तो पहले हम देखेंगे। अब ये जो H1 जो प्रोटीन है ये इसकी हम इंपॉर्टेंट इसकी फंक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो 4 प्रोटीन, ये जो 4 हिस्टोन्स हैं H2A, H2B, H3 एंड H4,
यही प्रोटीन्स जो है, जब जो हमने बात की कि हिस्टोन्स ही ऐसे प्रोटीन्स हैं जो डीएनए की पैकिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, डीएनए की पैकिंग में मदद करते हैं। तो कौन से ऐसे हिस्टोन्स हैं जो पैकिंग में मदद करते हैं? ये चार जो H2A, H2B, H2C, H3 एंड H4 प्रोटीन्स पैकिंग में हेल्प करते हैं। अब कैसे करते हैं? ये अलग अलग यानी सिंगल ये हिस्टोन जो है ये हेल्प नहीं करते। ये क्या करते हैं? दीज हिस्टोन्स दे मेक अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ये आपस में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। आपस में ऑर्गेनाइज होने के बाद दे फॉर्म ए मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। और उसी ऑक्टामर पे डीएनए जो है वो फिर पैक हो जाता है। ये हिस्टोन्स जो है H2A, H2B, अब ये चार ही नहीं होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स जो ये मॉलिक्यूल जो बनाते हैं, ये हर एक मॉलिक्यूल वो दो मॉलिक्यूल डाइमर्स में वो आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ असेंबल हो जाते हैं। यानी अगर ये H2, इफ दिस इज H2A हिस्टोन, तो इसी के साथ साथ ये जो है पेयर्स में आ जाते हैं। H2, ये भी H2A हिस्टोन, फिर H2B हिस्टोन, H2B हिस्टोन, ठीक। इसी के साथ साथ फिर H3, H4, ये सारे क्या करते हैं? ये एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी हर जो ये क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि एक ऑक्टामर होता है। यानी उसमें 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं। 8 मॉलिक्यूल्स कैसे? क्योंकि हर हिस्टोन मॉलिक्यूल का, हर किस्म का जो मॉलिक्यूल है वो डाइमर्स में होते हैं, वो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। H2A के 2 मॉलिक्यूल, H2B के 2 मॉलिक्यूल, H3 के 2 मॉलिक्यूल और H4 के 2 मॉलिक्यूल, ये आपस में ये क्या बनाते हैं? एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसमें 8 मॉलिक्यूल्स टोटल होते हैं। और उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। दैट इज नोन एज हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर। और ये हिस्टोन ऑक्टामर है जो है, यही इसी हिस्टोन ऑक्टामर पे जो है डीएनए उस पे रैप हो जाता है, उस पे पैक हो जाता है, उसकी पैकिंग हो जाती है, ठीक। तो जब हम ये जो हिस्टोन है, अब कैसे डीएनए को या आप एक दूसरे डीएनए को रैप करता है अपने ऊपर, तो हमने बात की ये हिस्टोन क्या है? दिस इज पॉजिटिवली चार्जड। हिस्टोन क्या है? पॉजिटिवली चार्जड। ये आप याद रखें, हिस्टोन जो है वो पॉजिटिवली चार्जड है। ये अलग नहीं करता बल्कि एक मॉलिक्यूल बनाता है ऑक्टामर का। 8 मॉलिक्यूल्स का है, 8 जो है 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स का ये एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसको हम ऑक्टामर कहते हैं। तो वो हिस्टोन क्या है? दिस इज पॉजिटिवली चार्जड। तो अब हम देखेंगे डीएनए की बात करेंगे। जब हम डीएनए के बारे में जब हमने पढ़ा डीएनए, तो हमने ये देखा, हमने ये पाया कि डीएनए जो है दैट इज नेगेटिवली चार्जड। डीएनए इज नेगेटिवली चार्जड। क्यों नेगेटिवली चार्जड होता है? क्यों डीएनए क्यों नेगेटिव चार्ज है? क्योंकि डीएनए पे फॉस्फेट प्रेजेंट होता है और उस फॉस्फेट की वजह से, उस फॉस्फोरिक एसिड की वजह से डीएनए का जो नेचर है दैट इज नेगेटिव। डीएनए नेगेटिवली चार्जड होता है। तो आप मुझे ये बताएं, जब अनलाइक चार्जेस, जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक साथ हम लेके जाएं तो दोनों चार्जेस क्या करते हैं? दे अट्रैक्ट ईच अदर। एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। वहां पे जो फोर्स लगता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दैट मीन्स अब जो ये डीएनए है दिस इज नेगेटिवली चार्जड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, ठीक। और हिस्टोन क्या है? हिस्टोन इज पॉजिटिवली चार्जड क्योंकि ये किन अमाइनो एसिड से बना है? बेसिक अमाइनो एसिड से बना है जिन पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और इन हिस्टोन्स ने 4 तरह के इन हिस्टोन्स ने इन पेयर्स में आके इन एक 8 मॉलिक्यूल्स का एक ही ऑर्गेनाइज होके एक ही मॉलिक्यूल बनाया जिसको हम हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। तो उसका भी चार्ज पॉजिटिव, उसका भी चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या है? ये हिस्टोन ऑक्टामर है। हिस्टोन ऑक्टामर, ये जो हिस्टोन ऑक्टामर है तो इसमें क्या है?
चार्जेस किस पे, तो इसके जो हिस्टोन ये इस तरह से ये फेस करते हैं, इस तरह से ये ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, जो इनके जो पॉजिटिवली चार्जड पार्ट्स जो होते हैं इन हिस्टोन्स के जो पॉजिटिवली चार्जड जो पार्ट्स होते हैं वो सरफेस की तरफ होते हैं। किसकी तरफ होते हैं? सरफेस की तरफ, यानी बाहर की तरफ होते हैं। जो पॉजिटिवली चार्जड पार्ट्स होते हैं इन हिस्टोन्स के कहां की तरफ होते हैं? सरफेस की तरफ होते हैं। तो जब यहां से डीएनए आया, तो डीएनए जब यहां से आएगा तो डीएनए पे क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज, तो डीएनए विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉजिटिवली चार्जड हिस्टोन ऑक्टामर, नॉट हिस्टोन बट हिस्टोन ऑक्टामर। तो इस हिस्टोन ऑक्टामर की तरफ ये क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाता है। और ये जो डीएनए है ये इसके ऊपर इसके ऊपर जो है रैप हो जाता है, इसके ऊपर ये इस अट्रैक्शन इसके ऊपर भी चढ़ना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। तो किस तरह से ये जो है, अगर दिस इज हिस्टोन ऑक्टामर, ये हिस्टोन ऑक्टामर है, हिस्टोन, हाँ हम ऐसे देखेंगे, ये अगर हिस्टोन ऑक्टामर है, ये जो डीएनए यहां से आया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज डीएनए, ये यहां से इस पे रैप करता है, ठीक है, तो यहां से फिर ये और वापस निकलता है। डीएनए जो है ये इस हिस्टोन पे रैप हो जाता है, हिस्टोन पे रैप हो जाता है, इस पे इसके टर्नस, लेकिन कितने टर्नस ये इस पे हिस्टोन ऑक्टामर करता है? सिर्फ और सिर्फ 1.75 टर्न, 1.75 टर्न। इस चीज को हम ऐसे नहीं देख सकते। मैंने कुछ आप सभी के लिए कुछ ना कुछ मैं लेके ही आता हूं, तो आप उस चीज को देखिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ये क्या है? ये हिस्टोन ऑक्टामर। आप ये एक बॉल ली है मैंने, इसको आप समझिए कि ये एक हिस्टोन ऑक्टामर है। क्या है ये? हिस्टोन ऑक्टामर है। इसमें 4 तरह के हिस्टोन्स, डाइमर्स में, पेयर्स में, इसमें उनने ऑर्गेनाइज होके उनने एक हिस्टोन ऑक्टामर बनाया है। और इस हिस्टोन ऑक्टामर क्या है? इसकी सरफेसेस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और ये अगर आप देख लें, ये रस्सी आपको दिख रही है, ये क्या है? ये आप इसको, ये डीएनए है, तो ये डीएनए, इस पे कौन से चार्जेस है? इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए है, इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉजिटिवली चार्जड हिस्टोन ऑक्टामर। तो इस पे ये कैसे रैप करता है? नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन जो टर्न होती है वो होती है लेफ्ट हैंडेड। क्या होती है? लेफ्ट हैंडेड। यानी अगर ये यहां से स्टार्ट करता है, यहां से इस पे अटैच हो गया, ये और टर्नस कितने लेते हैं? सिर्फ 1.75 टर्नस, 2 टर्नस बराबर नहीं लेता है। वो आप देख लीजिए कैसे, ठीक। अगर यहां से स्टार्ट हो गया, ये कहां से? लेफ्ट वर्ड जाएगी, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड कौन सा है मेरा? ये दिस इज लेफ्ट साइड। तो ये यहां से स्टार्ट करेगी, इट विल गो टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। ये टर्न, यहां से इसने टर्न किया, इस पे रैप हो गई, तो एक टर्न यहां पे कंप्लीट हो गई, यहां पे जो है एक टर्न यहां पे कंप्लीट हो गई इसके ऊपर। तो अब ये 1.75 का मतलब क्या है? अब ये यहां से आएगी, अब इसने दूसरा टर्न स्टार्ट किया, दूसरा टर्न जब ये स्टार्ट किया तो ये यहां से लगभग ये हाफ से ज्यादा हो गया यहां तक। अब ये जो टर्न है यहां से स्टार्ट हो गई थी, अब यहां पे ये पहुंची, यहां पे ये अब क्या करेगी? ये और इसके साथ रैप नहीं हो जाएगी, ये अब यहां से लेके यहां आगे चली जाएगी और यहां से दूसरा इसका हिस्टोन मॉलिक्यूल, हिस्टोन ऑक्टामर होगा, यहां पे हिस्टोन ऑक्टामर दूसरा होगा और उस हिस्टोन ऑक्टामर के साथ अब ये बाइंड करेगी, रैप हो जाएगी उस हिस्टोन ऑक्टामर पे, और उस पे फिर से 1.75 टर्नस ये लेगी। लेकिन बराबर 2 टर्नस ये डीएनए मॉलिक्यूल जो है, डीएनए जो है हिस्टोन ऑक्टामर पे बराबर 2 टर्नस नहीं लेता है, 1.75 टर्नस लेता है। आई होप कि इसकी वजह से आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये दिस इज वन टर्न। अब यहां से लेके अब ये तो कंप्लीट, ये जो दूसरी टर्न ले रही है ये कंप्लीटली यहां तक नहीं जाएगी, यहां तक अटैच हो गई, अब यहां से ये आगे जाएगी दूसरे हिस्टोन के साथ, अब यहां पे बाइंड करेगी, उस पे रैप हो जाएगी।
तो हमने क्या देखा, ये जो है इस पे कंप्लीटली जो है कम 2 टर्न्स नहीं लेता है डीएनए, किस पे, हिस्टोन ऑक्टेमर पे सिर्फ 1.75 टर्न्स लेता है, वो भी क्या, वो भी लेफ्ट हैंडेड साइड में, वो भी लेफ्ट हैंडेड, यानी यहां से वापस नहीं करेगा क्योंकि राइट पे आएगा ये, और ये बिल्कुल ये क्या करता है, ये यहां से जाके लेफ्ट की तरफ जाता है और 1.75 टर्न्स ये कंप्लीट करता है। अब बात रही, अगर हम बात करें अब इस डीएनए की कितने बेस पेयर्स इस 1.75 जो टर्न्स जो ये लेता है डीएनए किस पे, इस हिस्टोन ऑक्टेमर पे कितने बेस पेयर्स कवर करता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर्स जो है वो इस हिस्टोन ऑक्टेमर पे जो बाइंड करते हैं, इस पे रैप करते हैं, किसके, डीएनए के 200 बेस पेयर्स जो है इस हिस्टोन ऑक्टेमर पे बाइंड करते हैं, इस हिस्टोन ऑक्टेमर पे और रैप करते हैं। लगभग कितने, लगभग 200 बेस पेयर्स यानी 200 बेस पेयर्स इस पे रैप हो जाते हैं, किस पे, हिस्टोन ऑक्टेमर पे, हिस्टोन ऑक्टेमर पे, किस पे, इस हिस्टोन ऑक्टेमर में 200 बेस पेयर्स आ गई किसकी, डीएनए की। अब जो इस ये दिस हिस्टोन ऑक्टेमर और दिस ये जो डीएनए की 200 बेस पेयर्स 1.75 टर्न्स जो इस पे रैप हो गई हिस्टोन ऑक्टेमर को, इस डीएनए और इस हिस्टोन ऑक्टेमर को हम कंबाइनली नाम देते हैं, न्यूक्लियोसोम। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, हम इसको नाम देते हैं कि जो ये डीएनए है स्ट्रक्चर, इस जो स्ट्रक्चर यहां पे आप दिख रहा है, ये जो ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। यानी व्हाट इज न्यूक्लियोसोम, इट इज द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन ऑक्टेमर एंड द 1.75 टर्न्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, दैट इज 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। उस स्ट्रक्चर को हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। यानी डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टेमर को हम कंबाइनली नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम। दैट मीन्स दिस इज न्यूक्लियोसोम, यानी 200 बेस पेयर्स ऑफ द डीएनए एंड द हिस्टोन ऑक्टेमर, व्हेन दे कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। और इस न्यूक्लियोसोम का जो इसकी थिकनेस होती है, इसकी जो विड्थ होती है, इसकी जो थिकनेस होती है, दैट इज 10 नैनोमीटर। इसकी जो थिकनेस होती है, न्यूक्लियोसोम की थिकनेस होती है 10 नैनोमीटर। दैट इज जो एसोसिएशन हो जाती है डीएनए 20 बेस पेयर्स ऑफ द डीएनए एंड दिस हिस्टोन ऑक्टेमर, दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर नोन एज न्यूक्लियोसोम एंड दैट न्यूक्लियोसोम हैज अ थिकनेस ऑफ 10 नैनोमीटर। 10 नैनोमीटर जो है इसकी क्या होती है, इसकी थिकनेस होती है। तो आगे जाके जो ये हिस्टोन, ये एक ही ऑक्टेमर नहीं बनाता, जो न्यूक्लियस है उसमें एक ही ऑक्टेमर नहीं बनता। अब इस 2.2 मीटर्स को क्या करना है, उसको रैप करना है, उसको पैक करना है। तो एक ही हिस्टोन ऑक्टेमर काफी नहीं है, बहुत सारे हिस्टोन ऑक्टेमर जो है वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल हम देख लेंगे, ये मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है, ये एक न्यूक्लियो, अब ये हिस्टोन ऑक्टेमर नहीं रहा, अब ये न्यूक्लियोसोम है क्योंकि यहां पे डीएनए और हिस्टोन ऑक्टेमर है। अब ये फॉर एग्जांपल ये दूसरा जो है हिस्टोन ऑक्टेमर, यहां पे ये हिस्टोन ऑक्टेमर अब इस पे रैप हो जाता है क्या, अब इस पे रैप हो जाता है डीएनए, इस पे रैप हो जाता है। जबकि इस पे जब डीएनए रैप हो गया, यहां पे आप देख लीजिए, डीएनए जब इस पे रैप हो गया तो ये क्या है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम बन गया, दिस इज फर्स्ट न्यूक्लियोसोम। ये क्या है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है। अब इन न्यूक्लियोसोम्स के बीच में जो ये डीएनए स्ट्रैंड है, ये जो ये डीएनए का जो ये पार्ट है जो अनबाउंड है, जो हिस्टोन ऑक्टेमर के साथ बाइंड नहीं हुआ, इस डीएनए को ये अप्रोक्सीमेटली दीज आर 54 बेस पेयर्स होते हैं। दो न्यूक्लियोसोम्स के दरमियान जो डीएनए होता है, जो अनबाउंड होता है, दैट डीएनए इज कॉल्ड एज लिंकर डीएनए। उस डीएनए को हम क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए बोलते हैं। लिंकर डीएनए क्या है, लिंकर डीएनए इट इज द अनबाउंड डीएनए बिटवीन 2 न्यूक्लियोसोम्स।
जो एडजेसेंट दो न्यूक्लियोसोमस हैं, इन दो के बीच, इन दो को जो डीएनए स्ट्रैंड इनको जोड़ती है, आपस में ज्वाइन करती हैं, जो अनबाउंड होती है यानी हिस्टोन ऑक्टोमर के साथ बाइंड नहीं करती, उस डीएनए पार्ट को, उसमें 54 बेस पेयर्स होते हैं। लिंकर डीएनए में कितने बेस पेयर्स होते हैं? अप्रोक्सीमेटली 54 बेस पेयर्स इसमें होते हैं। और इन 54 बेस पेयर्स को, जो कि दो न्यूक्लियोसोम्स के दरमियान होती है, दिस न्यूक्लियोसोम, ये इसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। दिस डीएनए इज लिंकर डीएनए। और जो हम बात कर रहे थे H1 जो हिस्टोन था, इसकी हमने बात की थी। जो ये H1 हिस्टोन है, ये इसी लिंकर डीएनए पे प्रेजेंट होता है। यहां पे ये देख रहे हैं ना, यहां पे लिंकर डीएनए पे क्या प्रेजेंट होता है? H1 हिस्टोन। इसको हम दूसरा नाम हम इसको देते हैं लिंकर हिस्टोन। इट इज लिंकर हिस्टोन। H1 हिस्टोन इज लिंकर हिस्टोन, हम इसको नाम देते हैं क्योंकि ये लिंकर डीएनए पे प्रेजेंट होता है, इसी पे प्रेजेंट होता है। और इस लिंकर डीएनए की क्या फंक्शन है? ये इस डीएनए स्ट्रैंड को, इस 200 बेस पेयर जो इस न्यूक्लियोसोम पे जो है, उनको क्या करती है? बाइंड करती है, उसको लॉक करती है। किस पे? इसी न्यूक्लियोसोम पे, इसी हिस्टोन ऑक्टोमर पे इसको क्या करता है? लॉक करता है। दिस is the function of this H1 हिस्टोन, या जिसको हम लिंकर हिस्टोन का नाम देते हैं। ठीक, ये रही बात। अब न्यूक्लियोसोमस, जब आपस में बहुत सारे न्यूक्लियोसोमस आपस में जब बहुत सारे न्यूक्लियस आपस में कंबाइन करते हैं, यानी एक ही तो न्यूक्लियोसोम नहीं बनता ना, एक ही तो डीएनए तो एक ही बार में रैप नहीं कर जाएगा ना हिस्टोन ऑक्टोमर पे। तो ये न्यूक्लियोसोमस क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियोसोमस आपस में बनते हैं। दिस इज ये क्या है? ये एक हिस्टोन, सेकंड हिस्टोन, और हिस्टोन सिर्फ। ठीक, तो इस हिस्टोन पे ये जो डीएनए है, ये रैप किया, ये आ गया, इस पे 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 रैप किया। यानी यहां पे ये क्या है? न्यूक्लियोसोम। ये क्या है? न्यूक्लियोसोम। और इस दो न्यूक्लियोसोम्स के दरमियान जो डीएनए स्ट्रैंड है 54 बेस पेयर्स की, उसको हम क्या नाम देते हैं? दैट इज लिंकर डीएनए। दिस इज लिंकर डीएनए। ये लिंकर डीएनए। इन दो के बीच में जो ये अनबाउंड डीएनए है, दिस इज लिंकर डीएनए। ये लिंकर डीएनए और ये है लिंकर डीएनए। और इस लिंकर डीएनए पे क्या प्रेजेंट है? इस पे H1 प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज लिंकर प्रोटीन, जो कि इस डीएनए स्ट्रैंड को, जो इस न्यूक्लियोसोम पे है, उसको क्या करती है? उसको लॉक करती है इस हिस्टोन ऑक्टोमर पे। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अब जब बहुत सारे न्यूक्लियस जब बन जाते हैं, तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर ये बना रहे हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज न्यूक्लियोसोमस, दैट कॉम्बिनेशन दैट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। दैट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। अब ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन जो न्यूक्लियोसोमस, जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोमस आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो वो उसको हम उस डीएनए को हम उसको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं। तो हमें ये सोचना है, तो हमें ये पता चलता है कि ये जो न्यूक्लियोसोम है, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है किसका? क्रोमैटिन का। जो ये न्यूक्लियोसोमस है, ये किसके पार्ट्स है? ये क्रोमैटिन के पार्ट्स है। यानी यही जो न्यूक्लियोसोमस है, कंबाइन जब हो जाते हैं बहुत सारे न्यूक्लियोसोमस, तो क्या बनाते हैं? क्रोमैटिन बनाते हैं। दैट मींस क्रोमैटिन के पार्ट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स कौन? क्रोमैटिन के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स जो है वो है न्यूक्लियोसोमस। वो क्या है? न्यूक्लियोसोमस। यानी यही न्यूक्लियोसोमस आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? आपस में जुड़ के हमारे पास क्या बनाते हैं? क्रोमैटिन बना। तो इस क्रोमैटिन, जब हम ये क्रोमैटिन देखते हैं, जब ये बहुत सारे जो न्यूक्लियोसोमस जब हमें देखने को मिले, जब हम माइक्रोस्कोप को इस क्रोमैटिन में देखते हैं, तो हमें ये कैसा लगता है? ये हमें एक
कलर्ड स्ट्रक्चर्स दिखते हैं किसमें, माइक्रोस्कोप के अंदर। ये हमें न्यूक्लियोसोमस में राउंड क्रोमैटिन देखने को मिलता है, तो हमें राउंड स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जो कि कलर्ड होते हैं। तो जब भी आप न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोप के अंदर, जब भी हम इस डीएनए को माइक्रोस्कोप के अंदर माइक्रोस्कोप के नीचे आप देख लें, तो जो भी आपको कलर्ड जो राउंडेड बॉडीज आपको देखने को मिलेगी ना, तो वो क्या होगा, वो क्रोमैटिन मटेरियल होगा। क्रोमैटिन जो ये न्यूक्लियोसोमस है, न्यूक्लियोसोमस की थिकनेस आपको पता है कि कितनी होती है, 10 नैनोमीटर जो है इसकी थिकनेस होती है। इनकी बात करें क्रोमैटिन, इसको हम क्या, क्रोमैटिन को हम एक स्ट्रक्चर का एक नाम देते हैं, दैट इज बीड्स ऑन स्ट्रिंग। क्या कहते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर होता है किनका, क्रोमैटिन का। क्योंकि ये जो दिख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं, ये क्या दिख रहे हैं, एक रस्सी है, एक स्ट्रिंग है, उस पे क्या है, वो छोटे छोटे वो राउंड शेप्ड वो स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये क्या दिखता है, वो बीड्स दिखते हैं। तो पहले जमाने में हम वो माला पहनते थे ना, उस पे जिसपे वो कशर पे मखमल माल, जो पुराने जो मतलब आज भी पहनती है औरतें, एक वो माला पहनते थे, एक चैन पहनते थे, उसमें बीड्स हुआ करती थी, ऐसी बीड्स, ऐसे राउंड स्ट्रक्चर्स वो हुआ करते थे। और उस तो ये भी वैसे ही दिख रही है कि एक स्ट्रक्चर है, एक रस्सी है, उस पे ये क्या दिख रहा है, राउंड ये बीड्स दिख रहे हैं। तो इस क्रोमैटिन स्ट्रक्चरों को हम क्या बोलते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। क्रोमैटिन को क्या बोलते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। आप देखिए कि किस तरह ये होता है। तो एक दूसरी चीज मैं आपके लिए लेके आया हूं, मुझे मार्केट में कुछ मिला नहीं, तो मैं एक ये बच्चों का, ये जो क्या लड़कियों का हेयर बैंड लेके आया हूं। तो इस हेयर बैंड पे आप देखेंगे कि क्योंकि इस पे क्या है, इस पे ये बीड्स आपको देखने को मिलेंगी। ये जो राउंड शेपर जो है स्ट्रक्चर, सिल्वर कलर, या हम बोलेंगे मेरे हिसाब से पिंकी है, तो ये जो है इस पे जो ये बीड्स है, तो यही, अब ये क्या है, ये आप मान लीजिए ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, ये क्या है, डीएनए है, ठीक है ना। तो ये क्या बन गए हैं, ये बन गए हैं न्यूक्लियोसोमस। ये जो है राउंड स्ट्रक्चर्स, ये क्या है, न्यूक्लियोसोमस। तो ये क्या दिख रहा है, इस पे जो क्या लगी है, ये बीड्स लग रही है, बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव है। तो इसी ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता है किसका, क्रोमैटिन का। क्योंकि उस पे बहुत, क्रोमैटिन क्या है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोसोमस, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोसोमस जब आपस में मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसका, क्रोमैटिन का, दैट इज बीड्स, ये राउंड शेपेड यानी बीड्स ऑन दिस स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। बीड्स जो है ये है और इस स्ट्रिंग पे ये प्रेजेंट है, तो अभी हम इसको बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। तो अगर जब हम, अब ये क्रोमैटिन तो बन गए, अब तो क्या बन गया, क्रोमैटिन बन गया, ये न्यूक्लियोसोमस आपस में कंबाइन हो गए, पर अभी भी पैकिंग कंप्लीट नहीं हुई। अभी भी जो है पैकिंग जो है कंप्लीट नहीं हुई, अभी भी पैकिंग बाकी है। पैकिंग अब कैसे होगी इसमें पैकिंग, अब जो ये जो न्यूक्लियोसोमस है, अब ये आपस में बाइंड करेंगे। अब जो ये न्यूक्लियोसोमस जो बने, जिन्होंने जो डिस डीएनए पार्ट्स ने हिस्टोन के साथ बाइंड किया, तो वो जो न्यूक्लियोसोमस है अब वो आपस में बाइंड करेंगे, अब वो आपस में बाइंड करेंगे। तो अब क्या होगा, अब ये जो न्यूक्लियोसोम है, फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियोसोम है, ठीक, अब ये किसके साथ बाइंड करेगा, जो अगला जो एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम है उसके साथ बाइंड करेगा, ठीक। ये न्यूक्लियोसोम अब इसके साथ बाइंड करेगा, ऐसे ही ये इसके साथ बाइंड करेगा, वापस आके ये ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे ये बाइंड करेगा, ठीक है ना। तो ये अब जो ये जो न्यूक्लियोसोमस है, ये आपस में अब बाइंड करेंगे, क्या करेंगे, आपस में बाइंड करेंगे। जब ये आपस में बाइंड करते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, सॉलिनाइड स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉलिनाइड स्ट्रक्चर। तो आपने अभी देखा कि डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं न्यूक्लियोसोमस। अब ये जो ये पहला हमने न्यूक्लियोसोम देखा था, ये न्यूक्लियोसोम आप देखें, ये एक न्यूक्लियोसोम है, ठीक। अब ये जो एडजेसेंट न्यूक्लियोसोमस है किसके, क्रोमैटिन के। अब जो एडजेसेंट न्यूक्लियोसोमस है, ये दूसरा एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम था। अब ये क्या हुआ, अब इसने किया बाइंड, अब ये बाइंड हो जाएगा किसके साथ, जो इसका एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम है, तो क्या घुस, अब इसका ये बाइंड करेगा इसके साथ,
किसके साथ? अब ये इसके साथ बाइंड करेगा, इस न्यूक्लियोसोम के साथ। इसी तरह से ये न्यूक्लियोसोम्स आपस में बाइंड करेंगे तो दूसरा न्यूक्लियोसोम आएगा, उस पे टर्न्स लगेंगी, तो तीसरा न्यूक्लियोसोम आएगा, चौथा न्यूक्लियोसोम आएगा। तो ये न्यूक्लियोसोम्स जो है ऐसे ही देखिए, अब इस पे आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ये जो अब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जो है वो अब बाइंड करते हैं, वो आपस में बाइंड करते हैं। ये जो स्ट्रैंड है, ये आप मान लीजिए ये टर्न थी किस पे? पहले न्यूक्लियोसोम की। अब ये दूसरी न्यूक्लियोसोम पे टर्न है, ये तीसरे न्यूक्लियोसोम पे, ये वाली थी चौथे न्यूक्लियोसोम पे। यानी एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम जो है वो आपस में बाइंड हो जाते हैं। अब जो ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप देखने को मिलेगा, अब डीएनए जो है वो इन न्यूक्लियोसोम्स पे क्या है? उन पे रैप है, उस पे बाइंड होके रह गया है। तो आप देख लीजिए ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अगर मैं इसको बाहर निकालूं, या आप ऐसे ही देख सकते हैं, जो ये स्ट्रक्चर बना रहा है, आपका 10th में आपने देखा होगा, जो आपने सोलिनॉइड पढ़ा था, सोलिनॉइड का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि सोलिनॉइड बन रहा है, ये किस तरह से रैप होगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको, अगर मैं इस जो जिसको हम क्रोमैटिन ऑक्टोमर जिसको हमने बताया था, अगर हम उसको बाहर निकालें तो ये इसने क्या बनाया, यहां पे क्या बन गया है, ये ऐसे बन गया है ये क्या बन गए हैं? डिफरेंट ये क्या बन गया है? सोलिनॉइड। ये डिफरेंट जो न्यूक्लियोसोम्स हैं, इन्होंने कौन सा स्ट्रक्चर बनाया? सोलिनॉइड स्ट्रक्चर। इन्होंने बहुत ही क्लियरली मैं शायद ना दिखा पाऊं, लेकिन ये क्या बना रहा है? सोलिनॉइड की जो है ये पोजीशन बना रहा है, सोलिनॉइड जैसा ये स्ट्रक्चर बना रहा है। कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है? सोलिनॉइड जैसा ये स्ट्रक्चर बनाते हैं जब ये न्यूक्लियोसोम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं। जब ये न्यूक्लियोसोम्स देख लीजिए, अब ये न्यूक्लियोसोम्स जो है आपस में इन्होंने बाइंड किया, तो ये जो डीएनए जो अब ये स्ट्रक्चर, ये जो टर्न है, ये किस पे है? ये पहले न्यूक्लियोसोम पे, ये दूसरे न्यूक्लियोसोम पे टर्न, ये तीसरे न्यूक्लियोसोम की। यानी अब जो ये न्यूक्लियोसोम जो हैं आपस में जब बाइंड करते हैं, ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, सोलिनॉइड जैसा ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। किसके जैसा? सोलिनॉइड जैसा। आप देख सकते हैं ये सोलिनॉइड जैसा ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और इस सोलिनॉइड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सोलिनॉइड स्ट्रक्चर ही बोलते हैं, या इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? सोलिनॉइड फाइबर। यानी जब ये न्यूक्लियोसोम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो एक सोलिनॉइड फॉर्म बनाते हैं, सोलिनॉइड स्ट्रक्चर जैसा बनाती हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सोलिनॉइड फाइबर हम इसको कहते हैं। और इस सोलिनॉइड का यहां पे न्यूक्लियोसोम की जो थिकनेस थी वो कितनी थी? 10 नैनोमीटर थी। अब जब ये न्यूक्लियोसोम्स आपस में पैक हो गए, अब जब ये न्यूक्लियोसोम्स आपस में बाइंड हो गए, तो इनकी जो थिकनेस है वो पहुंच गई, वो बन गई 30 नैनोमीटर जो है इनकी थिकनेस होती है। किनकी? इस सोलिनॉइड फाइबर्स की। यानी जब न्यूक्लियोसोम्स आपस में कंबाइन करते हैं, दे फॉर्म द सोलिनॉइड स्ट्रक्चर, दैट सोलिनॉइड स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए दैट इज कॉल्ड एज सोलिनॉइड फाइबर, और उसकी थिकनेस जो होती है दैट इज 30 नैनोमीटर। अब कितने न्यूक्लियोसोम्स आपस में बाइंड करते हैं? अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 न्यूक्लियोसोम्स जो है वो आपस में बाइंड करते हैं, आपस में वो अटैच हो जाते हैं टू फॉर्म दिस सोलिनॉइड फाइबर। इस सोलिनॉइड फाइबर को बनाने के लिए 5 से 6 न्यूक्लियोसोम्स जो है वो आपस में बाइंड करते हैं, एक ताकि वो एक सोलिनॉइड शेप बना सके। और सोलिनॉइड शेप जब बनाती है तो उसको हम सोलिनॉइड फाइबर कहते हैं। अगर हम तो उसके बाद सोलिनॉइड फाइबर बन गया, यानी न्यूक्लियोसोम्स आपस में कंबाइन हो गए, 5 से 6 न्यूक्लियोसोम्स कंबाइन हो जाते हैं, सोलिनॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, और सोलिनॉइड स्ट्रक्चर जब बना तो उसको हम सोलिनॉइड फाइबर कहते हैं। और जब सोलिनॉइड फाइबर की जो थिकनेस होती है दैट थिकनेस इज 30 नैनोमीटर। तो थिकनेस 30 नैनोमीटर है। लेकिन अब हमें देखना यह है कि किस तरह से जो ये सोलिनॉइड फाइबर है ये किस तरह से बनता है, किस तरह अगर न्यूक्लियोसोम्स बनता है तो कैसे बनता है? हिस्टोन ऑक्टोमर की वजह से। तो अब ये जो सोलिनॉइड फाइबर है ये किस तरह से अटैच हो जाता है? तो ये इसमें क्या होता है, जो H4 प्रोटीन है,
H4 जो प्रोटीन होता है इस न्यूक्लियोसोम का, फॉर एग्जांपल इस न्यूक्लियोसोम का ये H4 प्रोटीन है, इसका जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट कैसे आप बताएंगे कि हिस्टोनस जो है वो तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, लेकिन उसमें अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। अमाइनो एसिड में दो पार्ट्स होते हैं, दो चीजें होती अगर हम देखेंगे, वन इज कार्बोक्सिलिक पार्ट और अमाइनो पार्ट। कार्बोक्सिलिक पार्ट दैट इज एसिड जो होता है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो इस पे नेगेटिव पार्ट भी होता है लेकिन पॉजिटिव जो है पॉजिटिव पार्ट भी होता है। अब इसमें अमाइनो ग्रुप्स जो है वो ज्यादा है तभी ये ज्यादा पॉजिटिवली चार्जड ही होता है, लेकिन इसमें नेगेटिव पार्ट भी होता है। अब इस H4 का जो नेगेटिव पार्ट है, अब H4 का जो नेगेटिव पार्ट है इस न्यूक्लियोसोम का, और जो एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम है उसका H2A या H2B, H2A या H2B, यानी यहां पे देखेंगे, यहां पे है H4 का नेगेटिव पार्ट और यहां पे इस एडजेसेंट जो न्यूक्लियोसोम है उसका H2A या H2B का, H2A या H2B का पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिवली चार्जड पार्ट जो है वो क्या है, वो आपस में बाइंड करते हैं, वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ये यहां पे क्या करते हैं, ये यहां पे अट्रैक्ट करते हैं, ये यहां पे बाइंड करते हैं और ये आपस में क्या आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं, ये बाइंड करते हैं। अब इसका H4 इसके H2 या H2B के साथ बाइंड करेगा, ये आपस में क्लोज आ जाते हैं। तो इसकी वजह से 5 से लेकर 6 जो न्यूक्लियोसोमस हैं वो आपस में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम सॉलिनाइड फॉर्म कहते हैं या उसको हम सॉलिनाइड फाइबर कहते हैं। तो उस सॉलिनाइड फाइबर की जो थिकनेस होती है उसको 30 नैनोमीटर होते हैं, या इसमें एक तरह का प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। इस जो सॉलिनाइड फाइबर की जो फॉर्मेशन है, सॉलिनाइड फाइबर की फॉर्मेशन में एक और प्रोटीन भी एक रेस्पॉन्सिबल है, दैट प्रोटीन इज न्यूक्लियोप्लाज्मिन। That protein is न्यूक्लियोप्लाज्मिन। न्यूक्लियोप्लाज्मिन जो है उसकी जो फंक्शन है दैट इज टू फॉर्म द सॉलिनाइड फाइबर। वो भी इस सॉलिनाइड फाइबर की इसके बनने में किसका रोल भी होता है, न्यूक्लियोप्लाज्मिन जो कि एक प्रोटीन है उसका भी रोल होता है टू इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिनाइड फाइबर। सॉलिनाइड फाइबर में उसका भी रोल है। अब आप देख सकते हैं ये जो पहले न्यूक्लियोसोमस कितने थे, इतने बहुत दूर, थोड़े थोड़े दूर दूर थे। अब लेकिन जब सॉलिनाइड फाइबर बन गया तो सॉलिनाइड फाइबर में न्यूक्लियोसोमस क्या आ गए, क्लोज आ गए, यानी अब जो पैकिंग जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। अब ये जो डीएनए जो है और ज्यादा क्लोज हो रहा है, बहुत ही ज्यादा ये पैक हो रहा है, हाईली जो है इसकी पैकिंग हो जाती है, हाई लेवल की पैकिंग हो जाती है किसकी, डीएनए की, और ज्यादा डीएनए पास आ जाता है। तो यहां पे जो इसकी जो यानी इसको हम बोलते हैं कंडेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। ठीक, तो जब ये कंडेंस हो गया, अब इसकी पैकिंग जो है अब ये नजदीक आ गया, सॉलिनाइड फाइबर्स बन गए, तो इसकी जो है 30 नैनोमीटर इसकी, और फर्दर जो है इसकी फिर पैकिंग होती है, फिर पैकिंग होती है। तो जब ये कंडेंस हो जाते हैं, अब ये जो सॉलिनाइड फाइबर्स है ये और ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, और ज्यादा ये कंडेंस हो जाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, ये क्रोमैटिड बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, क्रोमैटिड। ठीक, ये क्या बनाते हैं, क्रोमैटिड बनाते हैं। अब अगर हम जो ये स्ट्रक्चर है क्रोमैटिन की अगर हम बात करें, अब जो डीएनए जो पैकेड डीएनए है उसके पार्ट्स कितने हैं, 2 पार्ट्स है। उसके कितने पार्ट्स है, 2 पार्ट्स है। एक को हम बोलते हैं यूक्रोमैटिन, नहीं यहां पे लिखेंगे हम, इस जो ये पैकेड डीएनए है इसके हम 2 पार्ट्स है, 2 टाइप्स के जो पैकेड टाइप है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज यूक्रोमैटिन, दूसरा है हेटेरोक्रोमैटिन, दूसरा है हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन। अब जो यूक्रोमैटिन है, यूक्रोमैटिन वो डीएनए पैकेड डीएनए का वो पार्ट है जो लूजली बाइंड होता है,
जो क्या है, लूजली बाउंड होता है, यानी जिसकी जहां पे पैकिंग ज्यादा हाई नहीं होती है, ज्यादा कंडेंस नहीं होती है, जहां पे पैकिंग जो है लूज होती है, उस पार्ट को हम, उस डीएनए के उस पैकेड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यूक्रोमैटिन बोलते हैं। और हेटेरोक्रोमैटिन क्या है, ये डीएनए, इस पैकेड डीएनए का वो पार्ट है जहां पे जो कंडेंसेशन है, डीएनए की जो कंडेंसेशन है, डीएनए बहुत ज्यादा हाईली पैकेड है, यानी हाईली कंडेंस्ड है। यहां पे अगर हम बात करें सोलिनॉइड फॉर्म की, जो कि थिकनेस बहुत ज्यादा कंडेंस्ड है, हाईली पैकेड है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये हेटेरोक्रोमैटिन है, क्योंकि यहां पे हाई पैकिंग है, जो पैकिंग जो है वो हाईली पैक्ड होता है, जो हेटेरोक्रोमैटिन जो है वो हाईली पैक्ड होता है। और जो यूक्रोमैटिन जो है, इसको हम बोलते हैं दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली ये क्या होता है, दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, यानी ट्रांसक्रिप्शन में जो पार्ट, डीएनए का जो पार्ट ट्रांसक्रिप्शन में हिस्सा लेता है, उसको हम यूक्रोमैटिन बोलते हैं। यानी यूक्रोमैटिन ऐसा डीएनए का जो स्ट्रक्चर, ऐसा पार्ट जो कि हाईली पैक्ड नहीं होता है, लूजली पैक्ड होता है, वो ही ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, वो ही आगे जाके क्या बनाएगा, आरएनए की सिंथेसिस करेगा। और जो पार्ट जिसको हम हेटेरोक्रोमैटिन बोलते हैं, जो हाईली पैक्ड होता है, जो हाईली कंडेंस्ड पार्ट होता है इस क्रोमैटिन का, उसको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। और इसको हम बोलते हैं कि ये जो हेटेरोक्रोमैटिन जो है, हेटेरोक्रोमैटिन जो है ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, यानी ये ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट नहीं लेता है, ट्रांसक्रिप्शन में इसका कोई योगदान नहीं होता है। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन में हेटेरोक्रोमैटिन का कोई पार्ट नहीं होता है। अब अगर हम देखें कि अब जो हमने बात की कि अब सोलिनॉइड फाइबर्स अब आगे जाके क्या बनाते हैं, क्रोमैटिड्स बनाते हैं, यानी अब जब बहुत ही ज्यादा, अब जो डीएनए है, ये डीएनए फॉर एग्जांपल, ये डीएनए यहां पे क्या बनाया, न्यूक्लियोसोम, अब न्यूक्लियोसोम अब आपस में बाइंड हो गए, तो इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया सोलिनॉइड फाइबर। अब ये फॉर एग्जांपल यहां पे मतलब ये क्या हो गया, कंडेंस हो गया, ये डीएनए आया यहां से, अब दूर दूर था, अब यहां पे थोड़ा सा क्या हो गया, कंडेंस होने लगा, यानी क्लोज पैकिंग जो है वो क्लोज होने लगी, और ज्यादा, अब आगे जाके और ज्यादा क्लोज, जब बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाता है डीएनए, तो उस कंडेंसड डीएनए को हम, बहुत जो हाईली कंडेंसड डीएनए, उसको हम तो क्या बनाता है, ये क्रोमैटिड बनाता है। क्या बनाता है, क्रोमैटिड। और क्रोमैटिड जब क्रोमैटिड क्या है, और पहले हम ये बता दूं कि जब ये हाईली जो कंडेंस हो जाता है, तो जब ये बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाता है डीएनए, तो हाईली कंडेंस्ड डीएनए को हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम इज द हाईली कंडेंस्ड जो डीएनए है, उसी को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। यानी यहां से अब इसको बन गए न्यूक्लियोसोम के बाद क्रोमैटिन के बाद क्रोमैटिन के बाद जो सोलिनॉइड फाइबर्स के फर्दर जब ये और ज्यादा कंडेंस हो जाता है, और ज्यादा हाईली जब ये पैक हो जाता है, तो ये क्या बनाता है, उस हाईली कंडेंस्ड पार्ट को हम, जब ये हाईली कंडेंस हो जाता है डीएनए, एंड एट दैट टाइम हम उसको क्या डीएनए का क्या नाम देते हैं, क्रोमोसोम नाम देते हैं। यानी डीएनए सिर्फ डीएनए ही नहीं होता है, डीएनए में और क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। डीएनए प्लस प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। और जबकि डीएनए में जब प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, तो प्रेजेंट जब डीएनए होगा, तो तभी तो क्या बने, तभी क्या बनेंगे, तभी तो क्रोमोसोम बनेगा। जब डीएनए में क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, तो भी तो डीएनए कंडेंस हो जाएगा, तो भी तो डीएनए में जो पैकिंग है वो बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगी। जब बहुत ज्यादा क्लोज पैकिंग हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगा डीएनए, तो ये क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा। और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जब हम फॉर एग्जांपल ये है, ये कहां पे, ये मान लीजिए आप, ये एक इसकी जो है, ये एक जो है सिस्टर ये भी, ये क्या है, एक क्रोमैटिड है, ये क्या है, क्रोमैटिड,
ठीक, ये जो एक इसकी जो हैंड है दिस इज क्रोमेटिड और ये जो है दूसरा क्रोमेटिड है, यानी ये बहुत ज्यादा जो है आपस में जब कॉन्डेंस हो जाएगा तभी ये क्या बनाता है, क्रोमोसोम। लेकिन हाईली कॉन्डेंस कब हो जाता है, जब डीएनए की जब सेल डिवीजन हो जाता है, सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में, सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, डीएनए किस स्टेज में हाईली कंडेंसेट होता है, यानी क्रोमोसोम हमें कब देखने को मिलता है, एट द मेटाफेज स्टेज, एट द मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होना होता है, सेल डिवीजन में हम बहुत सारे हम साइकिल्स देखते हैं, बहुत सारे उसमें पार्ट्स हैं, तो लेकिन मेटाफेज स्टेज बहुत सारे स्टेजेस होते हैं सेल डिवीजन के, लेकिन मेटाफेज स्टेज में जो डीएनए सेल में होता है वो हाईली कंडेंसेड होता है, कब, मेटाफेज स्टेज में, और तभी हमें क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, कब, जब मेटाफेज, जब सेल डिवीजन किस फेज में होगा, किस स्टेज में होगा, मेटाफेज स्टेज में, यानी मेटाफेज स्टेज में ही डीएनए हाईली कंडेंसेड होता है और हमें क्या मिलता है, हमें देखने को तब मिलता है क्रोमोसोम। हमने क्रोमोसोम की बात की, यानी कब बनता है, मेटाफेज स्टेज में। अब हमने देखा ये क्या हो गया, क्रोमोसोम पे जब ये क्रोमोसोम बनेंगे तो तभी जो है डीएनए कंप्लीटली, डीएनए की जो पैकिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हम बात कर रहे थे यूक्रोमेटिन की और हेटेरोक्रोमेटिन की, यानी यूक्रोमेटिन यानी सबसे ज्यादा लूज, सबसे ज्यादा जो डीएनए में जो इस स्ट्रक्चर में जो सबसे ज्यादा लूज पार्ट है, जो लूजली बाउंड होता है, वही किस में पार्ट लेता है, ट्रांसक्रिप्शन में वो हिस्सा लेता है। और सबसे लूज आपने कब देखा डीएनए को, जब इसकी थिकनेस कितनी थी, 10 नैनोमीटर थी। जब डीएनए की जो थिकनेस थी 10 नैनोमीटर, या तभी तो वो सबसे कम लूजली पैक्ड कब था, जब उसकी थिकनेस कब क्या थी, 10 नैनोमीटर। और 10 नैनोमीटर कब थी, न्यूक्लियोसोमस पे, यानी जब न्यूक्लियोसोमस बने तो न्यूक्लियोसोम जो है वो वीकली, वो लूजली बाउंड होता है, वो लूजली बाउंड पार्ट होता है किसका, पूरे डीएनए का। दैट मीन्स जो न्यूक्लियोसोमस पे जो डीएनए है वही डीएनए जो है उसी को हम यूक्रोमेटिन कहते हैं, यानी वही ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसक्रिप्शनली क्या होगा, एक्टिव होगा, यानी वही ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट लेगा। और अब ये क्या है, क्रोमोसोम है, ये इसमें एक क्रोमेटिन है, ये दूसरी क्रोमेटिन है। ये जो क्रोमेटिन है इसकी जब थिकनेस, यानी वो हाईली कंडेंस होता है, इसकी थिकनेस होती है 700 नैनोमीटर। जब इस क्रोमेटिड की थिकनेस 700 नैनोमीटर, इस क्रोमेटिड की थिकनेस 700 नैनोमीटर, यानी पूरे क्रोमोसोम की थिकनेस कितनी, 700 प्लस 700 दैट इज 1400 नैनोमीटर। पूरे जो क्रोमोसोम जब बनता है, यानी जब हाईली कंडेंसर जो पैकिंग होती है, तब क्रोमोसोम्स की जो, जब हमारे डीएनए की जो पैकिंग होती है उसकी जो थिकनेस होती है वो 1400 नैनोमीटर होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाईली पैकिंग होती है, किसमें, न्यूक्लियस में। ये था हमारा सब कुछ, हमने देखा कि किस तरह से जो है ये पैकिंग होती है, किसमें, डीएनए में, और किस तरह से ये हाईली कंडेंस होकर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, ये क्रोमोसोम बनाता है। और हमने देखा क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम में सिर्फ कितने मॉलिक्यूल्स डीएनए के होते हैं, एक ही मॉलिक्यूल पूरे क्रोमोसोम में रन करता है, एक ही मॉलिक्यूल पूरे डीएनए में जो है वो रन करता है। अब हम एक चीज देखेंगे, जो हिस्टोन्स है, हिस्टोन्स को कुछ चेंजेस की वजह से उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। अगर हम हिस्टोन्स में, जो कि हिस्टोन्स इसमें प्रेजेंट है, अगर हम उन हिस्टोन्स में कुछ चेंजेस लाएं, अगर हम उस हिस्टोन्स में कुछ उसमें चेंजेस लाई जाती है, उसको मॉडिफाई किया जाता है। किस लिए मॉडिफाई किया जाता है, ताकि इस पैकिंग में जो है, पैकिंग में चेंज लाई जा सकती है। अगर हिस्टोन्स में चेंज लाई गई तो हिस्टोन्स जब चेंज हो जाएंगे, उसमें मॉडिफिकेशन आएगी, तो ऑब्वियसली चेंज किस में आएगी, डीएनए पैकिंग में चेंज आएगी, क्योंकि डीएनए पैक हुआ ही किस चीज से, हिस्टोन प्रोटीन्स की वजह से डीएनए जो है वो पैक हो गया है। और अगर हम उस डीएनए, उस हिस्टोन प्रोटीन को ही उसको मॉडिफाई करें, चेंज करें, दैट मीन्स डीएनए की पैकिंग में भी चेंज आएगी। अब 3 तरह से जो है वो हिस्टोन उसको मॉडिफाई किया जाता है। पहली है मिथाइलेशन की जाती है,
मिथाइलेशन में क्या किया जाता है? मिथाइलेशन में अगर मिथाइलेशन प्रोसेस की गई तो डीएनए जो है वो हाईली जो हिस्टोन्स जो है वो हाईली पॉजिटिवली चार्ज बन जाते हैं। जब ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज बन जाते हैं तो जो पैकिंग है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, पैकिंग जो है और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। यानी इस जो हिस्टोन में जो मॉडिफिकेशंस लाई जाती है उससे फायदा ही है, उससे हमें कोई नुकसान नहीं है। जब इसमें जो जब मिथाइलेशन की जाती है तो हाईली पैक्ड हो जाता है, और भी ज्यादा जो है डीएनए यानी वो हिस्टोन जो है और भी वो हाईली चार्जड हो जाते हैं, यानी पैकिंग जो है और ज्यादा टाइट हो जाती है किसकी? डीएनए की, जब मिथाइलेशन की जाती है। और उसके बाद दो प्रोसेस है, एसिटाइलेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। एसिटाइलेशन एंड फॉस्फोराइलेशन ये किस लिए की जाती है? ताकि जो डीएनए है जब एसिटाइलेशन और फॉस्फोराइलेशन की जाती है तो जो ये दो चीजें क्या करती हैं, ये इसको ज्यादा हाईली नेगेटिवली चार्जड बनाती है। ये क्या बनाती है? इसको नेगेटिव चार्जेस को क्या करता है? इंक्रीज करता है। जब नेगेटिव चार्जेस इंक्रीज हो गए यानी पॉजिटिव चार्जेस क्या हो गए? वो कम हो गए। जब पॉजिटिव चार्जेस कम हो गए, नेगेटिव ज्यादा हो गया, तो जो बाइंडिंग जो ये पैकिंग जो है वो क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी। पैकिंग क्या हो जाएगी? लूज। तो दैट मीन्स एसिटाइलेशन और फॉस्फोराइलेशन की वजह से क्या हो जाएगा? पैकिंग क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी। और उस लूज पैकिंग वाले मटेरियल को, उस डीएनए को, उस क्रोमैटिन को हम क्या बोलते हैं? यूक्रोमैटिन। यानी जब एसिटाइलेशन और फॉस्फोराइलेशन की जाएगी तो वो पैकिंग लूज हो जाएगी, यानी यूक्रोमैटिन बनेगा। यानी यूक्रोमैटिन बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हो जाएगा और वो पार्ट्स क्रोमैटिन के क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, यानी आरएनए बनाएंगे। तो ये थी मॉडिफिकेशन किसकी? डीएनए की। इसी के साथ साथ अब जो डीएनए पैकिंग है उसमें सिर्फ क्या है? उसमें सिर्फ हिस्टोन्स का ही पार्ट नहीं है, उसमें कुछ ऐसे हायर लेवल्स पे, इस लेवल पे नहीं, हायर लेवल पे जो पैकिंग, अब और आगे जब पैकिंग होगी तो उसमें और प्रोटीन जो है वो पार्ट लेते हैं, उनको हम बोलते हैं एनएचसी, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन क्या है? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन अदर देन, दीज आर द प्रोटीन्स अदर देन हिस्टोन्स। हिस्टोन्स के बगैर ये बाकी प्रोटीन्स होते हैं जो प्रोटीन्स किस में मदद करते हैं? डीएनए की पैकिंग में मदद करते हैं। और डीएनए की पैकिंग के साथ साथ इनका ट्रांसक्रिप्शन में भी रोल है, ट्रांसक्रिप्शन में भी हेल्प करते हैं, रेप्लिकेशन में भी। जो ये एनएचसीज होते हैं यानी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स जो है ये हमें रेप्लिकेशन में भी मदद करते हैं और ये हमें ट्रांसक्रिप्शन में भी जो है वो हेल्प करते हैं। और कुछ एग्जांपल्स अगर हम बोलते हैं, स्कैफोल्ड प्रोटीन है, वो एग्जांपल है किसकी? एनएचसीज की। और डीएनए polymerase is also an example of नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो हमें, और ये जो स्कैफोल्ड प्रोटीन और डीएनए पॉलीमरेज जो है ये क्या है? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स है। और ये एक तो डीएनए हायर लेवल्स पे डीएनए पैकिंग में भी हेल्प करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप जानते ही हैं कि ये हमें रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में भी क्या करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन में भी हेल्प करते हैं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट पैकेजिंग ऑफ डीएनए, कि किस तरह से डीएनए को पैक किया जाता है विद इन दी लेसर डायमेंशंस ऑफ, विद इन अ वेरी स्मॉल डायमेंशन, वेरी स्मॉल स्पेस ऑफ न्यूक्लियस, जो कि 10⁻⁻⁶ होती है। और उसमें इस 2.2 मीटर्स के डीएनए को क्या किया जाता है? एकोमोडेट किया जाता है। किसकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर, और उनकी वजह से
इसको क्या किया जाता है, डीएनए में, न्यूक्लियस में डीएनए को पैक किया जाता है और हमें क्या मिलता है, और फर्दर जो है ये आगे क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसके बाद ये रेप्लिकेशन करते हैं, फिर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और हमारे पास बन के आते हैं प्रोटीन्स, जो कि हमारी हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सब था आज के लेक्चर, यानी डीएनए पैकेजिंग के बारे में। उम्मीद है आप सबों को थोड़ी सी हमने एक्टिविटीज़ भी की, उनकी वजह से आपने अच्छे से समझा होगा, और उम्मीद ये है कि आप हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और आगे जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा मिलता रहे और हमें भी वो एनकरेजमेंट मिले, ताकि हम और ज़्यादा अच्छा करें, और ज़्यादा कोशिश करें। आप अपने व्यूज़ शेयर कीजिए। आपके ध्यान में अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ चेंजेस करनी है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। तो आखिर में जिस तरह से देयर इज अ सेइंग कि डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, और हमारी फैमिली के साथ आप जुड़ते रहें, यानी उसके लिए आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी जो लेक्चर्स हैं वो मिलते रहेंगे। तो खुदा हाफिज। लेकिन इससे पहले, खुदा हाफिज कहने से पहले, आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है। आपने देखा कि हाईली जब कॉन्डेंस हो जाता है तो क्रोमोसोम बनता है। तो आप हमें ये बताएं कौन सी सेल ऐसी है, मैमल्स में कौन सी सेल ऐसी है जिसमें हाईली कॉन्डेंस्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। एक ऐसी सेल जिसमें हाईली कॉन्डेंस्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, यह सवाल है आपके लिए, और आप इसका जवाब दें। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर जरूर देंगे। थैंक यू। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखें।